बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खार। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हसनैन ज़फ़र हमवाना साहब। उनसे कुछ कानून के हवाले से कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ जो कि कानूनी तौर पर होती हैं और आम लोगों की समझ में नहीं आती, और बाज़ औक़ात थाने कचहरी में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साहब, उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइए कि आजकल जो ज़्यादा लोगों को मसाइल का सामना होता है वो ये कि कोई वक़ूआ हो जाता है और उसके बाद जो है वो एफ़आईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन थाने में उनकी एफ़आईआर दर्ज नहीं होती, क्योंकि जैसे कि आजकल पाकिस्तान में एक कह लिया जाए कि हमारा अलमिया है, सियासत जो है वो इतनी असरअंदाज हो चुकी है हर फील्ड में। अगर कोई सियासी असर रसूख ना हो आपका तो फिर एफ़आईआर दर्ज करवाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए लोगों को? जी अमाल साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पुट किया है कि जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं वो है आवाम की रहनुमाई के लिए और लोगों को जो डेली बेसिस पे मसाइल दरपेश आते हैं थाने कचहरी में। एक कहावत भी इसी वजह से बनी है, जो हमारे सादा लोग शहरी हैं वो ये कहते हैं कि अस्पताल थाने और कचहरी से अल्लाह पाक हमें दूर रखे तो वो बेहतर है। वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि वो वहाँ पे धक्के खाते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो आपने जो क्वेश्चन पुट किया है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से जब किसी के साथ ज्यादती होती है तो फिर उनकी एफ़आईआर तक दर्ज नहीं होती, तो उसके लिए उनके पास कानूनी तौर पर क्या प्ली है? तो कानूनी तौर पर उनके पास ये प्ली है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मुतलका बार में जाएं, वहाँ लॉयर जो हैं उनकी रहनुमाई हासिल करें, और लॉ के रिलेटेड अगर बात करें तो उनके पास एक राइट है, उनके पास जो सेशन कोड को इख्तियारात दिए गए हैं 22A 22B अंडर सेक्शन 22A 22B CRPC। उसमें क्लियर है कि अगर पुलिस एफ़आईआर दर्ज नहीं करती तो सेशन कोड उनको ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप इस मुकदमे के मुतालिक, आप इस जो वक़ूआ हुआ है इसके मुतालिक कार्रवाई करें और एफ़आईआर दर्ज करें। अगर वो एफ़आईआर फिर भी उस ऑर्डर के बावजूद, सेशन कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद अगर पुलिस एफ़आईआर दर्ज नहीं करती तो फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाते हैं और उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होती है, उस ऑफिसर के खिलाफ प्रॉपरली इंक्वायरी स्टैंड होती है, और फिर वो इस वजह से आपके इस एक मामले की वजह से अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठता है। इसी वजह से हमें नज़र आता है अक्सर कि जिस टाइम पुलिस के एफ़आईआर दर्ज ना करने के बावजूद सेशन कोर्ट से ऑर्डर ले लिए जाते हैं इंदराज मुकदमे के, तो फिर पुलिस आसानी से एफ़आईआर दर्ज करती है और फिर उस मुकदमे को आगे चलाया जाता है। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह एफ़आईआर दर्ज करवानी है, लेकिन आजकल ये है कि झूठी एफ़आईआर जो है ना वो दर्ज की जाती हैं लोगों के खिलाफ। किसी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर किसी ऐसे वाक़े में इन्वॉल्व नहीं भी हूँ फिर भी मेरे ऊपर एफ़आईआर दर्ज हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफ़आईआर दर्ज करवा दे? जी, ये सवाल भी आपका बहुत बेहतरीन है कि अगर कोई बंदा किसी के खिलाफ झूठी एफ़आईआर दर्ज करवा दे और उस शख्स को ना पता हो कि अब इसका क्या हल है, तो उसके लिए जो बेहतर कानूनी राय है वो ये है कि उनके पास जो कानूनी तौर पर एक प्ली उनके पास मौजूद है कि वो उस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं कानूनी तौर पर। वो है कि वो क्वॉशमेंट ऑफ एफ़आईआर में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 561A CRPC। उसमें इनहेरेंट पावर्स दी गई हैं हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट के जस्टिस साहब वो एफ़आईआर खारिज कर सकते हैं, उनके पास इस चीज़ के इख्तियारात हैं। और अगर हम बात करें कि फिर भी पहले इनिशियल स्टेज पे वो इस चीज़ के एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं करते या वो इस बारे में नहीं जानते, तो उनके पास दूसरी प्ली ये है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके प्री रेस्ट बेल करवा के अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में जो इंक्वायरी हेल्ड होती है उस इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होंगे जब, तो वो अगर हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे तो साफ जाहिर है कि वहाँ के अक्सर हर डिपार्टमेंट में ऑनेस्ट पर्सन भी होते हैं, हर किस्म के जो साहिब इख्तियार लोग हैं हर किस्म के, हर नेचर के पाए जाते हैं। अगर तो वहाँ पे एक झूठे वक़ूए की एफ़आईआर दर्ज हुई है और पुलिस को नहीं पता चला पहले कि ये झूठा वक़ूआ है और बाद में इंक्वायरी में ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये वक़ूआ झूठा था, तो वो वहाँ पे उनको बेगुनाह कर देते हैं और बेगुनाह करके वो आके ये रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट में फिर मजिस्ट्रेट साहब अगर उसके साथ उनकी जो रिपोर्ट है उसके साथ वो अपनी राय शामिल कर देते हैं तो वो बंदा बेगुनाह हो जाता है और उस कोर्ट से वो वहाँ पे अपनी बेल विदड्रॉ करके आसानी से सेफ तरीके से घर जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो दूसरी प्ली अगर ये मामला इस तरह से नहीं होते तो फिर उनके पास है कि वो उस एफ़आईआर के खिलाफ अंडर सेक्शन 561A CRPC वो हाई कोर्ट में जाके जो सेशन हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स मिली हुई हैं उसके तहत एफ़आईआर को खारिज करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो वो तरीका हो गया कानूनी तौर पे आपने बता दिया कि किस तरह एफ़आईआर को खारिज करवाना है, लेकिन
क्योंकि पाकिस्तान में मुझे लगता है कि कानून पे अमल बहुत कम लोग ही शायद करते होंगे। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि कोई ऐसा बंदा है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है या उसको सज़ा भी हो गई है, तो उसका फिर केस चलता रहता है, यार उसको सज़ा हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद या कुछ सालों के बाद जाके पता चलता है वो बंदा ही बेगुनाह था। तो इस मामले में फिर क्या करें लोग? ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारी इस जितनी भी आप समझ लें कि वर्क है, जो जुडिशल वर्क हो रहा है या एग्जेक्टिव वर्क हो रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है। जुडिशल वर्क में ये चीज़ तो हमें देखने को मिलती है कि रिसेंटली काफ़ी सारे इस तरह के केसेस आए हैं कि जिनमें देखा गया कि एक बंदे को इतने अरसे बाद वो बेचारा जेल में इतना अरसा उसने गुजारा, और जिस टाइम सुप्रीम कोर्ट में वो अपील लगी और वहाँ पे फैसला सुनाया गया कि हम इसको बरी करते हैं, तो उस टाइम पता चला कि वो जो मुलजिम था उस एफआईआर का, उस मुकदमे का, उसकी ऑलरेडी जेल में डेथ हो गई है। जेल में डेथ हो गई तो है या इस तरह एक हाँ केस था सिंध का, जैसे ना उसको पहले फांसी हो चुकी थी। हाँ जी, उसकी इसमें जो फ्लॉ आता है वो सबसे पहले ये है कि अवाम को बेसिकली जो लिटरेसी रेट है हमारे मुल्क का, वो आपको बेहतर पता है कि 50% क्रॉस नहीं कर पा रहा कुछ वजूहात की बिना पर। अगर ये लिटरेसी रेट 100% हो जाए तो उसका सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि हर शहरी को अपने हकूक़ का, अपने राइट्स का पता होगा कि मेरे हकूक़ और राइट्स किस तरह से हैं और मैंने इनको किस तरीके से टैकल करना है अगर किसी किस्म की कोई पेचीदगी, कोई मसाइल दरपेश आते हैं। तो सबसे पहले जो रहनुमाई होती है, उसके बाद जो प्रोसीडिंग होती है, उनमें इस तरह के काफ़ी सारे फ्लॉज होते हैं कि फिर उनको नहीं पता चलता कि उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो गई है। तो ये अभी तक इस पे मैं आपको कहता हूँ कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद पनिशमेंट हुई और वो काफ़ी अरसा बंदा वो जेल में गुजार रहा है, इस पे प्ली तो है, काफ़ी सारे इस पे लॉज भी मौजूद हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाते हैं तो हाई कोर्ट में इवन के अगर कन्विक्टेड हो जाए सेशन कोर्ट से, तो उसके बाद भी हाई कोर्ट के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो उनको ऐसे समझ लें कि वो एक किस्म की बेल ही कंसिडर की जाती है। लेकिन क्योंकि बेल का चैप्टर एक डिफरेंट है सीआरपीसी में, तो मैं उसको इसमें मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन रिहाई के चांसेस भी होते हैं अगर किसी की एक तो रहनुमाई उनकी ठीक ना हो, दूसरी बात है कि किस्मत हारी हुई हो, तो फिर तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। और इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हैं जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी हमारी लेजिस्लेशन जो कर रही है या जिस तरह के रूल्स बन रहे हैं, जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, उनमें अभी तक ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं है कि उसकी बाद में कोई उनकी भरपाई की जा सके। अलबत्ता इस हद तक ज़रूर है कि अगर एक किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और बाद में काफ़ी अरसे के बाद वो बंदा जेल में रहा और बाद में पता चला कि ये झूठा मुकदमा था, उसकी कार्रवाई के लिए रेलिवेंट प्रोविजन ज़रूर मौजूद है, लेकिन अब भी उस पर अमल दरामद हमें कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन इसकी कार्रवाई उस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ की जा सकती है जिसने तफ्तीश की है, क्योंकि तफ्तीश के दौरान उसको मालूम होना चाहिए, उसने जैसे भी तफ्तीश की उसको पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा मुजरिम है या नहीं है। तो क्या उसके खिलाफ फिर तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ में हमें यह देखनी होगी कि क्यों टाइम लिमिट्स होती है, टाइम बार्ड होते हैं लॉज कि क्या वो वक्त गुजर तो नहीं गया जिस वक्त के अंदर अंदर उस तफ्तीशी के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। अगर तो उस वक्त के अंदर अंदर उस तफ्तीशी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन इस तरह की हाई अप्स को, अक्सर ये एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती भी हैं कि जो एप्लीकेशन मूव की जाती हैं साइलिन की तरफ से, क्लाइंट्स की तरफ से, जो इसमें मुद्दई बनते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और तफ्तीशी ने हमसे एक गलत डिमांड की हैं, गैर ज़रूरी डिमांड्स की हैं, या हमारे जिस तरीके से ये केस प्रोसीडिंग इसकी प्रोसीडिंग करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की। तो ये पुलिस रूल्स भी हैं, पुलिस ऑर्डर में भी ये चीज़ें मेंशन है कि उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है, उनके हाई अप्स को एप्लीकेशन दी जा सकती हैं, इवन के एंटी करप्शन कोर्ट में भी उनके खिलाफ केसेस किए जा सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी अक्सर देखते रहते हैं कि पुलिस जो है ना वो बगैर सर्च वारंट के किसी के घर में घुस जाती है, वहाँ पे सर्च करते हैं या जो भी है। तो इस मामले में किसी आम शहरी को अगर पुलिस के पास सर्च वारंट ना हो और उसके घर की तलाशी ले, तो फिर आम शहरी को क्या करना चाहिए? जी, ये बिल्कुल जो आपने सवाल अभी उठाया है ये बिल्कुल बेहतरीन है, और ये हमारे माशरे की ज़रूरत भी है कि हमें हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि जी पुलिस विदाउट वारंट और किसी के घर में दाखिल हो गई, उनकी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उनकी जो इज़्ज़त थी उसको ख़राब किया। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कानूनी तौर पर इसमें लॉ में क्या लिखा हुआ है। वो ये है कि जब भी पुलिस कहीं रेड करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या उनको उसकी कॉग्निजेंस हासिल है भी सही या नहीं, कि कुछ ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल हैं, कि पुलिस के पास अगर इख्तियारात नहीं हैं तो पहले तो वो जाके वारंट्स लेंगे जो उनका मुतलका मजिस्ट्रेट है उससे कि जी हमने यहाँ पे रेड करना है, और जब तक उनको वारंट नहीं मिलेंगे वो रेड नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर उनको मिले भी हैं और उन्होंने किसी के घर की चार दीवारी के अंदर दाखिल होना है
उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर उनके इल्म में है कि यहाँ पे रिहाइश है और यहाँ पे पूरी फैमिली रिहाइश पजीर है, या कोई ख़ानदान इनका कोई भी इस तरह की फ़ीमेल मेंबर्स रह सकती हैं, जो बेसिक पर्पज़ है आपके क्वेश्चन पूछने का, मैं उसका जवाब दूंगा। उसके लिए ज़रूरी है कि लेडी कांस्टेबल का होना साथ कंपलसरी है, कि लेडी कांस्टेबल के साथ जाके ही वो रेड किया जाएगा। लेडी कांस्टेबल के बगैर घर की चारदीवारी का तकद्दुस हरगज़ पामाल नहीं किया जाएगा। इवन के इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये तो एक सवाल हो गया ना कि किसी भी जुर्म के इर्तिकाब से पहले की बात है या बाद की, कि किसी की गिरफ्तारी के लिए अगर किसी औरत को गिरफ्तार कर भी लिया जाए कि एक FIR में एक्यूज्ड है वो औरत है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चाहे कितनी बड़ी अथॉरिटी क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट से हो, जब तक कोई लेडी कांस्टेबल उस इन्वेस्टिगेशन में, चाहे वो औरत रिमांड पे क्यों ना हो, उस रूम में मौजूद नहीं होगी, तो उस टाइम तक उस औरत की जो मुलजिम होगी उस FIR में, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। एक मेल जो ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटर है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता जब तक एक लेडी कांस्टेबल वहाँ पे मौजूद नहीं होगी। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, यहाँ पे हमने बातें की उनसे कि किस तरह अपने आप को जो है ना, कुछ ऐसी कानूनी बातें होती हैं जो आम लोगों की समझ में नहीं आती, उनको समझने की कोशिश की है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी उसमें मज़ीद कुछ ऐसी बातें एडवोकेट साहब से डिस्कस करेंगे ताकि कानून जो है ना वो आम लोगों की समझ में आ सके। बहुत शुक्रिया।